वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से आइंस्टाइन इक्वेशन के बारे में। आज हम देखने वाले हैं कि जो जो ऑब्जर्वेशन आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें मिले, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात किया है, वो ऑब्जर्वेशन को किस तरह से आइंस्टाइन ने आपका एक्सप्लेन किया, और उसी एक्सप्लेनेशन में हमें कुछ इक्वेशंस भी मिलेंगे जिसको हम आइंस्टाइन इक्वेशंस कहते हैं फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए पहले ये जो आपका आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन से पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं जो हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिलते हैं, क्योंकि उन्हीं ऑब्जर्वेशन को ये एक्सप्लेन करेंगे। तो जो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है वो ये मिलता है कि आपका जो फोटो करंट है, फोटो करंट वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। ये हमें ऑब्जर्वेशन मिला है कि आपका अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगा लाइट रेडिएशन का, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये आपका मेटल सरफेस है, इस मेटल पे लाइट रेडिएशन आ रहा है, तो ये जो लाइट रेडिएशन की आपकी इंटेंसिटी अगर ये ज्यादा होगी तो आपका फोटो करंट ज्यादा होगा। ये हम बात कर रहे हैं पहला, ये हमें ऑब्जर्वेशन मिला था। दूसरी बात जो हमें मिली कि आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको हम V0 से डिनोट करते हैं, ये आपका डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। जो रेडिएशन आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका डिपेंड करता है, और यही स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है ऑफ इस इंटेंसिटी का, मतलब वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ओके, और भी कुछ बातें हमें पता चली हैं फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो क्या है, देखिए हम कहते हैं कि लाइट रेडिएशन आता है और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइट रेडिएशन आए और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज होते हैं, ठीक है, एमिट होते हैं, बाहर निकल जाते हैं मेटल से, और अगर आप एक एनोड यहाँ दें पॉजिटिवली चार्ज तो इलेक्ट्रॉन उसके तरफ आगे बढ़ेंगे, तो एक करंट भी हमें मिलता है। पर ऐसा क्या हो जब आपका यहां पर लाइट रेडिएशन आए और इलेक्ट्रॉन रिलीज ही ना हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल जरूर है, और यहां पे कॉन्सेप्ट यूज होता है वर्क फंक्शन वाला। देखिए वर्क फंक्शन क्या है, वो मिनिमम एनर्जी है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जितना मिलने पे इलेक्ट्रॉन आपका मेटल सरफेस से बाहर आता है। अगर ये लाइट रेडिएशन उतनी एनर्जी भी नहीं दे सका इलेक्ट्रॉन को कि वो बाहर आ सके, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा तो क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नहीं होगा। यहां मैं कहना चाहता हूं कि भाई एक मिनिमम एनर्जी है जो चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन को मिलनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। ओके, तो इसी के कारण आपका एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी हो जाता है इस लाइट रेडिएशन का। अगर लाइट रेडिएशन उस फ्रीक्वेंसी से कम में रेडिएट होगा, ठीक है, कम का होगा, तो आपका कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे लाइट रेडिएट होना पड़ेगा फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक्स प्लेस। अगर लाइट इससे भी कम में रेडिएट हुआ, मतलब कहने का मतलब है, मान लो ये कोई लाइट आ रहा है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस थ्रेशोल्ड वाले से कम है, तो ये जो लाइट आएगी आपका न्यू वाला, जो न्यू नॉट से कम है, वो आपका कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा पाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाएगा, मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये वाला उतनी एनर्जी भी नहीं दे सकेगा जिससे ये बाहर आ सके, तब तो कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं। तो यहीं पर ये न्यू नॉट या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आता है, एंड दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी which must be provided or which must be radiated on the metal for photoelectric effect to takes place। इतनी मिनिमम है, इससे ज्यादा होगी तो होगा, जरूर बात है, न्यू नॉट से अगर ज्यादा होता है नो प्रॉब्लम, पर अगर इससे कम हो जाए कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा।
एक चीज और जो ऑब्जर्व किया गया था कि ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन के बाहर आने का, एमिट होने का, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस का, ये आपका इंस्टेंटेनियस है। ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस मतलब लाइट आया, इलेक्ट्रॉन रिलीज, ये इंस्टेंटेनियस, एट एन इंस्टेंट में आपका, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में आपका ये हो जाता है। अराउंड 10⁻⁻10 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली आपका लगता है फॉर द इलेक्ट्रॉन टू रिलीज। तो आप समझ सकते हैं कितना कम समय लग रहा है, दैट इज व्हाई इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। सो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आइंस्टाइन को जब इनको एक्सप्लेन करना था तो इन सारी चीजों को उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई हाँ, ये सारी चीजें उन्हें वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तभी तो वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। सो अब चलिए देखते हैं हम कि आइंस्टाइन ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया और क्या उन्होंने आपके इक्वेशंस दिए इसके एक्सप्लेनेशन के दौरान। तो आइंस्टाइन का जो कहना था आपका, वो सिंपल ये बात उन्होंने कहा कि भाई ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस है ना, ये आपका टू पार्टिकल इंटरैक्शन है। टू पार्टिकल इंटरैक्शन, ये कोई वेव और पार्टिकल का रेडिएशन इंटरैक्शन नहीं है, ये दो पार्टिकल का इंटरैक्शन है। पहला पार्टिकल है आपका लाइट रेडिएशन। लाइट रेडिएशन जिसको उन्होंने कहा एज फोटोन। फोटोन के बारे में आप जानते हैं, यहां पर उन्होंने ये कहा कि जो लाइट आ रही है और इलेक्ट्रॉन पे गिर रही है या मेटल पे गिर रही है, वो एक कॉन्टिन्यूअस वेव नहीं है, वो कोई कॉन्टिन्यूअस लाइट वेव नहीं है जो आ रही है, डायरेक्टली गिर रही है आपका, ठीक है। जो लाइट हम इमेजिन कर रहे हैं आ रहा है, ये कोई कॉन्टिन्यूअस वेव आके मेटल सरफेस को हिट कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये आपका पैकेट्स में आ रहा है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में आ रहा है आपका, ठीक है। एंड दोज सिंगल पैकेट्स दे आर नोन एज योर फोटॉन्स। और ये जो फोटोन है आपके, इनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, एनर्जी इज क्वांटाइज देयर। और इनकी एनर्जी कितनी होती है? इनकी एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू। तो यहां पर उन्होंने कहा कि भाई जो आपका आ रहा है रेडिएशन, वो एक फोटोन है। और यहां पर वो जब इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। भाई लाइट का वेव कैरेक्टर है, हमको पता है, हमने इससे पहले के चैप्टर में हमने इंटरफेरेंस देख लिया, हमने डिफ्रैक्शन देख लिया। वहां लाइट आपका वेव नेचर शो कर रहा है, अपना वेव कैरेक्टर शो कर रहा है। पर इस जगह पे इन केस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो लाइट आपका इलेक्ट्रॉन के साथ जब इंटरैक्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो मेटल के अंदर है जो आपका एमिट होगा, वो इलेक्ट्रॉन के साथ जो लाइट इंटरैक्ट कर रहा है, इट इज बिहेविंग एज ए पार्टिकल। वो तब वेव की तरह बिहेव नहीं कर रहा, वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो जो फोटोन है आपका वो आया, ठीक, वो एक पार्टिकल है। दूसरा पार्टिकल आप जानते हैं, दूसरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। सो यहां दो पार्टिकल हो गए, इट इज ए टू पार्टिकल इंटरैक्शन, वन इज द फोटोन, द अदर वन इज द इलेक्ट्रॉन। आपका ये दो पार्टिकल का इंटरैक्शन यहां पर हो रहा है, ओके। चलिए आगे और बात देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा ठीक है, अब जो फोटोन आ रहा है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, और आप समझ लीजिए जैसे ही आप उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स करते हो, आप उसकी एनर्जी भी फिक्स कर देते हो। जैसे ही न्यू फिक्स होता है, एनर्जी भी फिक्स हो गया। सो फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एनर्जी भी पर्टिकुलर हो गया, क्योंकि H इज ए कांस्टेंट। 6.6 इंटू 10⁻34, ये कांस्टेंट हो जाएगा H, प्लैंक कांस्टेंट। सो आपका न्यू अगर फिक्स किया तो एनर्जी भी फिक्स हो गया। सो अगर मैं कहता हूं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन आ रहा है, मतलब मैं साफ कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन आ रहा है, दोनों एक ही बात है। तो उन्होंने दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कही, पहली बात तो ये कही कि भाई ये टू पार्टिकल इंटरैक्शन है। दूसरी ये इंपॉर्टेंट बात कही कि जो एक फोटोन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता है। ईच फोटोन रिएक्ट विथ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा।
जब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई तो कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई जो वेव आ रहा है, लाइट वेव आ रहा है, मेटल पे गिर रहा है, तो लाइट वेव पर्टिकुलर एनर्जी के साथ आ रहा है, वो एनर्जी पूरे मेटल में आपका जहां जहां वो गिरेगा उन इलेक्ट्रॉन में वो बट जाएगा। तो वहां ये बात था कि एक तरह से जब लाइट वेव आया तो वो आपका मेटल एब्जॉर्ब कर रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है। पर आइंस्टाइन ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, बहुत सारे को नहीं मिल रही है, एक फोटोन एक के साथ इंटरेक्ट करेगा। सो वन फोटोन इंटरेक्ट विद ओनली वन इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो यहां हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी इसके एक्सप्लेनेशन में कि पहला कि ये दो पार्टिकल इंटरेक्शन है जहां फोटोन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा एक फोटोन एक ही के साथ इंटरेक्ट करता है। अब आते हैं आपका टुवर्ड्स इक्वेशन पार्ट। देखो मेटल है आपका, आप बोल रहे हो कि अब फोटोन आ रहा है, ये फोटोन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का है तो इसकी एनर्जी फिक्स है, कितनी है, h न्यू। अब ये एनर्जी इसने किसको दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, ठीक है। तो ये एनर्जी कितनी, h न्यू, किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को दे दी। इस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, तो इस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन तो पहले बाहर आया मेटल सरफेस से, वो मेटल सरफेस से पहले बाहर आया, ठीक है। तो बाहर आने में उसकी कुछ एनर्जी खर्च हो गई। ध्यान देना, एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना, आपका जो एनर्जी मिल रहा है वही एनर्जी आपका आगे यूज होना चाहिए, कहीं अलग से एनर्जी और मिलने वाला नहीं है इलेक्ट्रॉन को। एनर्जी शुड बी कंजर्व। इसीलिए देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में h न्यू लिख दिया है, ये h न्यू इलेक्ट्रॉन को मिला। अब इस h न्यू को लेके इलेक्ट्रॉन क्या क्या करता है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो एनर्जी मिला, इलेक्ट्रॉन उसको लिया, लेके बाहर आ गया। अब बाहर तो ऐसे आ नहीं सकता, कुछ एनर्जी उसकी खर्च हो गई। कितनी खर्च हो गई, बाहर आने में वर्क फंक्शन के बराबर खर्च हो गई, क्योंकि वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू कम्स आउट ऑफ द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए एक एनर्जी उसको चाहिए, तो भाई पहले तो उतना खर्च करना पड़ेगा तभी बाहर आ सकेगा, तो उतना उसकी खर्च हो गई। और बाकी जो बचा वो सब उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल गया। बाकी जो भी बचा उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाता है। सो h न्यू आया, इसने वर्क फंक्शन खर्च किया बाहर आने में, और जो बच गया वो सब काइनेटिक एनर्जी में चला गया। क्लियर है। सो अब k max is equal to h न्यू by phi naught. This is one Einstein equation. Okay, one of the Einstein equation. Now, अब दूसरी बात यह है कि मान लो जो आपका लाइट रेडिएशन आ रहा है वो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ही बराबर है, तो क्या होगा, ये लाइट जो आ रही है ये सिर्फ इतना ही एनर्जी दे या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर ही वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी आपकी कितनी, h न्यू नॉट के बराबर, है ना, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो जब अगर लाइट रेडिएशन सिर्फ इतना फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल सरफेस से बाहर आ पाएगा, उसको कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाएगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होगी, उसको कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। तो अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर आप लाइट रेडिएशन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला लाइट या फोटोन रेडिएट कराते हैं, अगर ऐसा फोटोन इसके ऊपर गिरता है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो क्या होगा, वो सिर्फ बाहर आ पाएगा, उसको कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। इसको यहां अप्लाई करें तो क्या मिलता है, अगर हम यहां अप्लाई करें तो हमें मिल जाता है फाई नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट,
छोटा सा इक्वेशन काफी हेल्पफुल। अगर आपको न्यू नॉट दे दे तो आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हो, अगर वर्क फंक्शन दे दो तो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, काफी यूज होता है ये कई सारे न्यूमेरिकल्स एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में। ये दे दे तो ये निकाल सकते हैं, ये दे दे तो ये निकाल सकते हैं, क्योंकि एच तो आपको पता है कांस्टेंट है। इसको अप्लाई कर देता है यहाँ पर। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे के मैक्स कितना हो गया, एच न्यू माइनस फाई नॉट कितना, एच न्यू नॉट। सो के मैक्स हो गया आपका एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आ गया आपको दिस सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड आइंस्टाइन इक्वेशन। ओके, these are the Einstein's equations. Now, अब इनको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया इन सब चीजों को। पहला चीज, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। देखिए उन्होंने क्या कहा, उनकी ये सिंपल सी बात थी कि भाई इंटेंसिटी का मतलब क्या है। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स बेसिकली पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। आप जैसे यहां पर हमने बात किया था, ये आपका कैथोड जो ट्यूब था, इवैक्यूएटेड ट्यूब, यहां पर एनोड है, यहां पर आपका कैथोड है, और ये विंडो से आपका लाइट रेडिएशन आ रहा था, ये आपका गिर रहा है। ओके, ठीक है, ये लाइट रेडिएशन इसके ऊपर गिर रहा है। तो व्हेन यू से कि आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, जब आपने कहा कि इंटेंसिटी बढ़ाई, तो बेसिकली इंटेंसिटी बढ़ाई मतलब ज्यादा फोटोन गिरने आ गए, ज्यादा फोटोन आ गए इस मेटल सरफेस के ऊपर, ज्यादा फोटोन आपकी गिरने लगे। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब, अब ज्यादा फोटोन गिरेंगे और हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ज्यादा फोटोन गिरना माने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हो जाना, बाहर आना। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आना मतलब करंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। ठीक है मैम। सो पहले का एक्सप्लेनेशन आपका बहुत सिंपल है। पहले का एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, इंटेंसिटी कैसे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, कि इंटेंसिटी बढ़ना मतलब ज्यादा रेडिएशन गिर रहा है, ज्यादा रेडिएशन गिर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज, करंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात में इन सेकेंड पॉइंट को समझते हैं आपका क्या होता है। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, जब आप कहते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ा दी तो आपने ज्यादा फोटोन आप रेडिएट कर रहे हो, पर ध्यान देना इंटेंसिटी बढ़ने से फोटोन की संख्या बढ़ रही है, उनकी एनर्जी नहीं बढ़ रही, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो भले फोटॉन्स ज्यादा आ गए, पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रखा तो एनर्जी चेंज नहीं हुआ या एनर्जी नहीं बढ़ा। अगर एनर्जी जो कि एच न्यू है वो नहीं बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे रिलीज हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो आपका इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है ना। आपका अगर यहां से जो नंबर आपने सिर्फ बढ़ाया, अभी इसको देख रहा हूं मैं, इंटेंसिटी बढ़ाया मतलब सिर्फ फोटोन की संख्या बढ़ा दी, ज्यादा फोटोन इसके ऊपर गिराया, पर उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाया। फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा तो उनकी एनर्जी नहीं बढ़ाई, उनकी एनर्जी नहीं बढ़ाई, ये रहा एनर्जी एच न्यू, ये नहीं बढ़ाया तो ये नहीं बढ़ा, के मैक्स नहीं बढ़ा, मतलब ज्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो आपकी जाहिर सी बात है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ये देखा है आपका के मैक्स इज इक्वल टू ईवी नॉट, कोई असर नहीं पड़ेगा आपका। अगर ये नहीं चेंज हुआ तो इस पे असर नहीं पड़ेगा, तो यही हमें मिलता है। ये पॉइंट क्या कहता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये क्लियर है यहां से। अगर अब आपने क्या किया, ठीक है, आपने क्या किया कि जो लाइट को रेडिएट कराया, जो गिराया इस कैथोड पे लाइट, इस मेटल कैथोड पे जो आपने गिराया,
उसकी फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो इस इक्वेशन से ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है, ज्यादा वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो अगर वो ज्यादा वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा तो एनोड को तो और ज्यादा नेगेटिव होना पड़ेगा ना, और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा उसको रिपेल करने के लिए, रोकने के लिए। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव एनोड पोटेंशियल है जिसपे करंट जीरो हो जाता है। करंट जीरो होना मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचना चाहिए, तो क्या होगा? ये ज्यादा नेगेटिव आपको करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, जाहिर सी बात। तो इसीलिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और अगर ये करता है तो काइनेटिक एनर्जी भी करता है। तो अगर आपसे पूछे क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये बात भी क्लियर हो जाती है, दोनों बात। अब आते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली बात। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली बात यहां से भी क्लियर हो जाती है। अगर इस इक्वेशन में आपने एक ऐसा फ्रीक्वेंसी ले लिया विच इज लेस देन न्यू नॉट, इसी इक्वेशन नंबर 2 में अगर आपने एक ऐसा रिलेशन ले लिया, सॉरी ऐसा फ्रीक्वेंसी ले लिया विच इज लेस देन न्यू नॉट, तो देखो लेस माइनस मोर ये नेगेटिव आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। तो फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं, ठीक है? क्योंकि अगर हम ये फ्रीक्वेंसी को मान के चलते हैं न्यू नॉट से कम, क्योंकि न्यू नॉट को हम मिनिमम कह रहे हैं, भाई ये मिनिमम है, इससे नीचे अगर लाइट, इससे नीचे फ्रीक्वेंसी का लाइट आया कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यहां तक होगा, इसके नीचे नहीं होगा। पर अगर मान लो चलो एक फ्रीक्वेंसी इमेजिन ही कर लेते हैं, इसके नीचे ये रहा न्यू लेस देन न्यू नॉट, इसके नीचे इमेजिन किया, जैसे इसके नीचे इमेजिन करोगे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगी बात, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है? और मैंने आपका वर्क फंक्शन लेके भी आपको बताया था कि भाई एक मिनिमम एनर्जी तो चाहिए बाहर आने के लिए ना। अगर जो लाइट आपका गिर रहा है वो वर्क फंक्शन के बराबर भी एनर्जी नहीं दिया तो इलेक्ट्रॉन तो इस मेटल के टुकड़े से बाहर ही नहीं आ पाएगा, जब बाहर नहीं आएगा तो वो आगे क्या एनोड की तरफ जाना तो मतलब ही नहीं है उस बात का। लास्टली जो इंस्टेंटेनियस बात है, देखिए जब वेव थ्योरी से इसको एक्सप्लेन करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये लाइट रेडिएशन ऐसा वेव आके गिरता है मेटल पे और जो एनर्जी है वो फैल जाता है, बढ़ जाता है, कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन को थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती है। आइंस्टाइन ने कहा नहीं, कई सारों को नहीं, एक फोटोन एक के साथ, पर वेव थ्योरी के हिसाब से वही एनर्जी कई सारे इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, तो एक को थोड़ा कम मिलेगी, फिर दूसरा वेव आएगा वो थोड़ी सी एनर्जी देगा, फिर तीसरा आएगा वो थोड़ी सी एनर्जी देगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी और फिर वो बाहर आ पाएगा। और जब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो प्रोसेस तो इंस्टेंटेनियस नहीं होना चाहिए, पर ऑब्जर्व क्या किया जाता है? इंस्टेंटेनियस है, रेडिएशन हुआ, सर्किट में करंट आ गया, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, जब एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, आपका एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो आपका ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होगा, आया एनर्जी दिया रिलीज हुआ, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होगा, ठीक। सो इस तरह से आपका इन इक्वेशन द्वारा आपकी ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस थे आपका एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। नाउ लास्टली इन्हीं से थोड़ा सा हम अपने जो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमें और क्या मिल सकता है। तो इस इक्वेशन का मैं यूज करने वाला हूं k max इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट का। और एक चीज और जो हम जानते हैं कि k max इज इक्वल टू EV नॉट, इसका भी इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी है किसकी? वो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है। या आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल या आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहां पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। EV नॉट इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट।
नेक्स्ट स्टेप फाई नॉट रख दिया, सॉरी वी नॉट को रख दिया, ई को उस साइड भेजा, ये हमें मिलता है। नाउ अगर इस इक्वेशन के हिसाब से मैं एक ग्राफ बनाऊं किसके किसके बीच में, इस फ्रीक्वेंसी और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, सो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं, तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा ग्राफ कैसा होगा। देखिए ये इक्वेशन को अगर मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करूं, ऐसे कंपेयर करने की कोशिश करूं, तो y में है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, y एक्सिस में स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, x में है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, x में आपका फ्रीक्वेंसी, तो m माने स्लोप, स्लोप कितना मिल गया h/e, मतलब स्लोप है, जो भी आपको स्ट्रेट लाइन मिला उसमें स्लोप है, साथ ही साथ इंटरसेप्ट भी है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, पर ये जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव, देखो माइनस है यहाँ, मतलब आपका जो मिलेगा स्ट्रेट लाइन वो ऐसा मिलेगा विथ ए नेगेटिव इंटरसेप्ट। सो ये आपका ग्राफ मिल जाता है इस इक्वेशन के हिसाब से, v नॉट इक्वल टू h/e न्यू माइनस फाई नॉट बाई। अब इसमें चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये आपका रिप्रेजेंट कर देगा माइनस फाई नॉट बाई ई, ठीक है। तो अगर सिर्फ इंटरसेप्ट पता हो तो हम यहां से स्टॉपिंग, ये आपका जो वर्क फंक्शन है वो निकाल सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए सिर्फ इंटरसेप्ट दे दे कि इंटरसेप्ट इतना है, तो फाई नॉट बाई ई के बराबर हो गया, ई तो पता है, फाई नॉट निकल सकता है। साथ ही साथ स्लोप है h/e, तो आपका जो स्लोप है इसका, ठीक है, स्लोप tan ऑफ थीटा, द स्लोप ये है आपका h/e के बराबर, ठीक है, ये भी हमें मिल गया। सो कई बार सिर्फ स्लोप दे देते हैं तो आप कोई भी वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हो, h को भी यहां से वेरीफाई करवाते हैं। साथ ही साथ ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, व्हेन y विल बी 0, ये आपका थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगा। तो कई बार अगर ग्राफ ऐसे दे दिया और आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मांगा, तो जहां से ये कट करेगा आपको इस एक्सिस को, ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो आइंस्टाइन इक्वेशन को इस तरह से एक्सप्रेस करके हम एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल फ्रीक्वेंसी के बीच में भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं और इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ये हुआ आपका कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला वीडियो इससे पहले वाला था ऑब्जर्वेशन, जहां हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा, उसके साथ ऑब्जर्वेशंस देखे, और सेकंड था आइंस्टाइन का जो एक्सप्लेनेशन वाया सम इक्वेशंस, ठीक। सो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।